वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेसन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास जो 10th है उसके जो यूनिट नंबर 14 की बात करेंगे हम। ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में हम जानेंगे। देन इसके बाद में इनके बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में, देखेंगे कौन कौन से ऊर्जा के सोर्स है। देन इसके बाद में हम बात करेंगे इनके। तो सबसे पहले देखेंगे हम वातावरणीय परिणाम। ऊर्जा के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और ऊर्जा के जो आयु है कौन कौन सी, यानी कितनी कितनी आयु है, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो वातावरणीय परिणाम, जो कि है हम जो वातावरण में किस प्रकार से हमें कौन कौन से ऊर्जा के सोर्स हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे परंपरागत और गैर परंपरागत या फिर अपरंपरागत स्रोत भी हम इसे कह सकते हैं। तो परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो जैसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल्स होते हैं, जो कि जीवाश्म ईंधन ये परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे जल विद्युत यानी जल से जो विद्युत उत्पन्न करना होता है, यह भी परंपरागत सोर्स में आता है। थर्ड की अगर बात करते हैं तो बायोगैस। बायोगैस आप जानते होंगे, जिस प्रकार गोबर से बायोगैस उत्पन्न करने का जो तरीके होते हैं वो एक तरीके से जो ऊर्जा के सोर्स में ही आए जाते हैं। तो ये परंपरागत के अंतर्गत इसे क्यों मानता है, तो ये डेली रूटीन में ये बायोगैस निर्माण के कारण। और देन लाइक पवन ऊर्जा, ये भी क्या होती है, एक परंपरागत होती है, जो कि जो हवा से जो ये पंखे फिरते हैं पवन, देन उससे हमें बिजली बनती है। और आगे हम देखते हैं तो कोयला भी एक तरह का क्या होता है, परंपरागत ही होता है। और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, तो ये जो कि भविष्य के ईंधन भी इन्हें कहा जाता है। देन इसके बाद में हम अपरंपरागत के बारे में अगर बात करते हैं तो सौर ऊर्जा अपरंपरागत क्यों होती है या गैर कह सकते हैं, तो ये सौर ऊर्जा हम कह सकते हैं जो कि हमें सूर्य के द्वारा हमें प्राप्त होती है। यानी जो सनलाइट होती है उससे हमें ये सौर ऊर्जा होती है। इनको हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, देन उसके बाद में इन्हें यूज लेना पड़ता है। भूतापीय ऊर्जा, तो तापमान जैसे जैसे जो जमीन का जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उससे जो भूतापीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और नाभिकीय ऊर्जा, जो नाविकों के द्वारा या फिर वह जो परमाणु भट्टियाँ होती है उनके द्वारा हमें जो नाभिकीय ऊर्जा होती है ये प्राप्त होती है। सागरीय ऊर्जा, जो सागरों में जो ज्वार भाटे, जो उच्च ज्वार भाटे आते हैं उनके कारण जो उतार चढ़ाव होता है, उसी के कारण हमें ये सागरीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा भी सेम है। और तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। देन इसके बाद में हम देखते हैं इनके जो सेकंड ऑफ पार्ट की ओर चलते हैं, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जो कि हम कह सकते हैं जो नवीकरणीय कौन कौन से हैं, तो नवीकरणीय के मतलब हम कह सकते हैं जो हमें एक बार हम यूज कर सकते हैं तो दोबारा भी हम उन्हें पवन ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा। जो अनवीकरणीय है उन्हें हम दोबारा, मतलब एक तरफ से कह सकते हैं इन्हें हम दोबारा इन्हें उपयोग में नहीं ले सकते। जैसे कोयला होता है, एक बार ये जल जाने के बाद में ये दोबारा यूज नहीं होता है। पेट्रोलियम जो कि इसी प्रकार है, और पेट्रोलियम यानी प्राकृतिक गैस जो हमारे घरों में यूज होती है, इसे हम एक बार के प्रयोग के बाद में दोबारा यूज नहीं ले पाते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में आगे आगे देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा होती है जिसके हम विभिन्न रूप देखते हैं, अनेक रूप देखते हैं। जो ऊर्जा होती है क्या होती है, हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में ही हम परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा का अगर स्रोत के बारे में बात करते हैं तो एक लंबी अवधि तक ये क्या होती है, सुविधाजनक रूप में ऊर्जा की ये पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है।
अब ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, तो इसके बारे में अगर देखते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसके बारे में देखते हैं तो खाना बनाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो लाइटें होती है उसको उत्पन्न करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। यातायात के लिए भी होती है, ऑब्वियस सी बात है। हम रात के अंधेरों के लिए जो उसी प्रकार प्रकाश, तो उसको चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों को चलाने के लिए भी ऑब्वियस सी बात है, तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और उद्योगों एवं कृषि कार्यों में भी हमें ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। इसी के बाद में अगर देखते हैं तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत के अगर लक्षण के बारे में बात करते हैं, तो ऊर्जा के जो उत्तम, हम कह सकते हैं जो गुड सोर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये क्या है, प्रति एकांक द्रव्यमान, यानी अधिक कार्य करे, उच्च कैलोरीफिक मार्क के बारे में, और सस्ता एवं सरलता से एवं सुलभ हो, मतलब सरलता से और सस्ता भी हो और आसानी से ये हमें प्राप्त हो सके। भंडारण तथा परिवहन में आसानी हो, मतलब इन्हें स्टोर करना और एवं इनका जो परिवहन, उन्हें यूज लेने का जो हो वो भी क्या होता है, आसान, इजीली हो, और प्रयोग करने में आसान और सुरक्षित हो। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोग करने में ये आसान और सुरक्षित होना चाहिए, और पर्यावरण को दूषित ना करे। इस प्रकार के जो सोर्स होते हैं या ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तम क्वालिटी के होते हैं। देन इसके बाद में हम ईंधन के बारे में बात करते हैं, तो वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। तो हम कह सकते हैं ईंधन क्या होता है, एक प्रकार से वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, जो जलता है तो क्या करता है, ये ऊष्मा एवं हमें प्रकाश देता है, तो क्या कहलाता है, ये ईंधन कहलाता है। अच्छे ईंधन की अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो क्या करते हैं, तो ये उच्च कैलोरीफिक माप हो और अधिक धुआं या फिर हानिकारक गैसें उत्पन्न न करे। तो कौन सा ईंधन जो अच्छा होगा, तो ऐसा ईंधन होगा जो कि धुआं भी ना दे और हानिकारक जैसे जो गैसें है वो उत्पन्न ना करे। और ये मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, इसका जो तापमान होता है वो कम होना चाहिए, मतलब मीडियम होना चाहिए, ना कि सबसे कम होना चाहिए ना ही सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका जो ज्वलन है वो ताप मीडियम होना चाहिए, और ये सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, ऐसा ईंधन होते हैं, और आसानी से ये जले। भंडारण एवं परिवहन में भी आसानी हो, ऐसे ईंधन होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे गुण वाले ईंधन होते हैं। देन इसके बाद में हम देखेंगे ऊर्जा के स्रोत के बारे में, तो पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत या फिर वैकल्पिक स्रोत हम कह सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कह सकते हैं जिस प्रकार से कोयला और पेट्रोलियम, तो ये क्या करते हैं, जो समुद्रों में कई सालों से जो पेड़ पौधे या फिर भूकंप आने से जो दब जाते हैं या फिर उलट पलट होती है धरती में, तो उससे क्या होता है, जो जो पेड़ पौधे हैं धरती के जो पृथ्वी पर उत्पन्न, ये क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो उनसे क्या होते हैं, जब बाद में होते हैं तो वो कई सालों बाद क्या हो जाते हैं, उनका विलय हो जाता है। तो उनसे क्या होता है, जो कोयला और पेट्रोलियम है ये उत्पन्न होते हैं। देन इसके बाद में तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र और जैव मात्रा, जिसे हम बायोमास या फिर बायोगैस के नाम से जानते हैं, और पवन ऊर्जा, जो कि आप सौर ऊर्जा से हम कह सकते हैं, सौर कुकर और सौर पैनल, जो गर्म पानी की स्रोत है। आजकल जो देखते हैं जो सौर ऊर्जा का ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, जो इसको क्या करते हैं, जो डायरेक्ट सनलाइट आती है उससे क्या करते हैं, जो सौर प्लेट होती है उनको लगा दिया जाता है, जिससे वो सौर ऊर्जा को क्या करती है, स्टोर कर लेती है। देन इसके बाद में जब सनलाइट कम हो जाती है तो उसका यूज आसानी से हम कर पाते हैं। समुद्रों में ऊर्जा से जैसे हम ज्वारीय और तरंग ऊर्जा दोनों कहाँ पर ये उत्पन्न होती है, तो ये समुद्रों में ये ऊर्जा में प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा जैसे तापमान के बढ़ने के साथ में, और नाभिकीय ऊर्जा जैसे नाभिकीय जो रिएक्टर्स होते हैं या फिर भट्टी होती है उनमें ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा के हम पारंपरिक स्रोत के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं, ऊर्जा पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं तो जो जीवाश्म ईंधन और बायोमास, ये क्या होते हैं, जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से ये प्रयोग किए जाते हैं।
जीवाश्म ईंधन के बारे में हम बात करते हैं तो जीवाश्म ईंधन से जो प्राप्त ईंधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन। ये किससे प्राप्त होते हैं? ये जीवाश्म ईंधन से ही प्राप्त होते हैं और लाखों वर्षों में ये क्या करते हैं, इनकी प्रोडक्शन होती है और सीमित भंडारण होते हैं इनके, और अनवीनीकरणीय स्रोत है। हम कह सकते हैं अनवीनीकरणीय स्रोत से कह सकते हैं एक बार हम इन्हें यूज लेने के बाद में दोबारा इन्हें हम यूज नहीं ले सकते, मतलब रिसाइकिल इन्हें नहीं कर सकते। देन इसके बाद में देखते हैं तो भारतवर्ष में जो विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। जीवाश्म ईंधन जलाने एवं उत्पन्न प्रदूषण एवं हानियाँ कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले जीवाश्म ईंधन जो जलने पर या प्रदूषण या हानियाँ कौन कौन सी हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जीवाश्म ईंधन के जलने से जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण एवं अम्ल वर्षा के कारण ये बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा संसाधनों को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। देन इसके बाद में देखते हैं उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं तो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रमुख गैसें होती है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होती है उसमें जब ये जिस प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव में इनकी जो मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जिससे कि धरती पर क्या होता है, अत्यधिक गर्मी हो जाती है, यानी जो पृथ्वी पर क्या होता है, टेम्परेचर होता है वो हाई होने लगता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन से जो उत्पन्न प्रदूषण होता है उसको कम करने के कौन कौन से उपाय है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके। दहन प्रक्रम से हम समझ सकता है दहन मानी होता है जलना। जलने की जो प्रक्रिया होती है, दक्षता होती है, उसमें वृद्धि करके भी इन्हें क्या जो प्रदूषण होता है इसको कम कर सकते हैं। और हम सेकंड देखते हैं तो विविध तकनीकों का प्रयोग करके जिस प्रकार से दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। इससे भी क्या होता है, जो प्रदूषण होता है यानी वातावरण में जो प्रदूषण फैलता है उसको भी हम आसानी से कम कर सकते हैं। देन इसके बाद में हम देखते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र से हम देख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न करती है। और तापीय विद्युत संयंत्र जैसे कोयला, तेल और क्षेत्रों के निकट जो स्थापित किए जाते हैं जिसमें परिवहन पर होने पर ये व्यय को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा जो विद्युत संचरण होती है उसकी क्या होती है, अधिक दक्षता होती है। देन इसके बाद में हम देखेंगे विद्युत जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र से हम कह सकते हैं इसमें जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं ये क्या होता है, जो गिरते हुए जल की जो स्थिति जो ऊर्जा होती है उसको क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा में ये रूपांतरित करती है। तो जल विद्युत संयंत्र से हम कह सकते हैं जो गिरते हुए जल होता है, जो गिरता हुआ जो इस प्रकार झरने में हमें दिखता है, जो ऊंचे ऊंचे जो झरने होते हैं उनसे जो जल गिरता है तो उस स्थिति ऊर्जा को क्या करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा में ये रूपांतरित करते हैं, मतलब एक फॉर्म से ये दूसरी फॉर्म में इन्हें ले जाते हैं। जल विद्युत संयंत्र जैसे बांधों के संबंध से, क्योंकि जल प्रतापों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। भारत में जो ऊर्जा की मांग का 25% पूर्ति है वो किस प्रकार से होता है, जो जल विद्युत संयंत्रों से होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इसके लाभ के बारे में देखेंगे। जब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।